वसूल करते सर आज। कंपनी ऑडिट, तो सबसे पहले सेक्शन 139 से लेके 147 तक के है और 148 कॉस्ट ऑडिट का है। तो सेक्शंस इस चैप्टर को कवर करते। तो सबसे पहला सेक्शन, तो ये एक सीक्वेंस अपने लगाया था एक शादी के माहौल के उस टाइप से। तो पहले चेक करो कि दूल्हा बनने के लायक है कि नहीं। एलिजिबिलिटी सेक्शन 141, फिर दूल्हा बोल के अपॉइंटमेंट करो सेक्शन 139, फिर डौरी की बात कर लो सेक्शन 142, और पावर्स 143, और क्या नहीं कर सकते 144, और अलोंग विद दिस क्या क्या करना है 145, 146, एंड उसके बाद पेनल्टीज पनिशमेंट्स 147, और अगाऊ बना करे तो निकाल भी दे सकते सेक्शन 140, और 148 कॉस्ट ऑडिटर को मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल होगा। नाउ एलिजिबिलिटी, दूल्हा कौन बन सकता है, ऑडिटर कौन बन सकता है। तो सेक्शन 141 के हिसाब से कौन कौन बन सकता है, ओनली सीए कैन डू द ऑडिट। अगर तुम पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो फिर मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी इन प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इंडिया में होना, प्रैक्टिसिंग होना, सीए होना, और एलएलपी है तो ओनली सीए पार्टनर्स कैन साइन। फिर ये तो हो गया क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी, और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 रूल 10। तो क्या क्या करे तो तुमको ऑडिटर के पोस्ट से निकाला जा सकता है। फर्स्ट, तुम बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं बना सकते। सेकंड, एम्प्लॉइज ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब नट्टू काका एंड बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट नहीं कर सकते हैं। पार्टनर्स और एम्प्लॉइज ऑफिसर्स, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ठीक है, हाँ विजय का एम्प्लॉय तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है बीसीए का। शेयर्स, पार्टनर्स शेयर परचेस कर सकते क्या, कितने रुपए के, 1 रुपए के भी नहीं कर सकते। किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कौन कौन आता है, कैश, तो कंपनी, होल्डिंग, होल्डिंग की एसोसिएट, सब्सिडरी, सब्सिडरी का, गलती कर दिए, होल्डिंग का सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी और अपना एसोसिएट। होल्डिंग का एसोसिएट नहीं आता, होल्डिंग का एसोसिएट एक जगह आता सिर्फ, किधर, रिलेशनशिप, बिजनेस, कमर्शियल रिलेशनशिप, बिजनेस, तो वहीं पे अलाउड है, होल्डिंग का एसोसिएट नहीं आता। फिर रिलेटिव्स परचेस कर सकते क्या, यस, फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस, अगर गलती हो गई तो 60 डेज में कर सकते हैं। रिलेटिव का डेफिनेशन, ऊपर दो, नीचे दो, आजू बाजू पिछू, सब स्टेप्स, स्टेप डॉटर नहीं आती और 2 लोग नहीं आते, भाभी एंड जीजू, ये रिलेटिव्स में नहीं आते हैं, इतने लोग मिलके। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर भाभी ने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे फेस वैल्यू के, तो नो इशू, ठीक है, तो वो उसमें आता नहीं डेफिनेशंस में, तो बिंदास्त। फिर उसके बाद इंडेप्टेड, कौन लोन नहीं ले सकता, पार्टनर्स और पार्टनर्स के रिलेटिव्स भी, फुलोरा भी है वहां पे, मतलब रिलेटिव्स भी, सिर्फ ये तुमको याद है 5 लाख का लोन नहीं लेना, कौन और किधर, अपन अपने रिलेटिव्स, पार्टनर, पार्टनर के रिलेटिव्स, किधर नहीं लोन ले सकते, कंपनी, और वो पूरा डायग्राम कैश वाला, हाँ, होल्डिंग, सब्सिडरी, सब्सिडरी एसोसिएट, हाँ। फिर गारंटी भी अपन नहीं दे सकते, कितने रुपए की, 1 लाख, अपन पार्टनर्स, पार्टनर्स के रिलेटिव्स, इतने लोग नहीं दे सकते लोन की गारंटी वर्थ देन 1 लाख, खुद के लिए किसी और के लिए भी। किधर, अगेन कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, सब्सिडरी एसोसिएट्स। फिर रिलेटिव डायरेक्टर तो नीचे है। सबसे पहले तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने इसका होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, जो बाकी लोगों को चार्ज हो रहा है वह इनको भी चार्ज हुआ, तो कुछ इशू है क्या, नहीं है, और कुछ कुछ चीजों को तो एक्सेप्शन है ही। कौन से, जो डेली सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल, खाना पीना, रेलवेज, ये सब, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, हाँ, रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, तो अगर अपना डायरेक्टर रिलेटिव है तो फिर अपन उसको ऑडिट नहीं कर सकते। जॉब वाले सीए ऑडिट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। लिमिट कितनी है, 20 में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है,
ओपीसी स्मॉल प्राइवेट लेस देन 100 crores एंड डॉर्मेंट। तो ये सब इंक्लूड, मतलब ये ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट एंड प्राइवेट लेस देन 100 crore कितने कर सकते हैं, कितने भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉड सीए, तो अगर फ्रॉड किया और कितने साल की सजा होना, मिनिमम 6 महीने की सजा होना, और ये 6 महीने की सजा होने के बाद 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद। और सेक्शन 144 में वो खुद, उसके रिलेटिव, कनेक्टेड पर्सन्स और एक ब्रांड के अंदर आने वाले कोई भी फर्म उसको सर्विस नहीं दे सकती। किसको? उसको, उसकी होल्डिंग को और उसके तो यहाँ पे देखो होल्डिंग की सब्सिडरी या अपना एसोसिएट कवर नहीं, सिर्फ ये 3 ही कवर है। ठीक है, तो कौन से सर्विसेज नहीं दे सकते? आईएम में राडा है, तो आईएम में राडा है तो आईएम का आई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, यम मैनेजमेंट सर्विसेज, राडा का आर, हाँ किधर, हाँ रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ए एक्चुरियल सर्विसेज, डी डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। है क्या कुछ? ए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड आई इंटरनल ऑडिट। तो ये सब सर्विसेज अपन नहीं कर दे सकते हैं क्लाइंट को। फिर आते हैं अपन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को कितने दिन में होना और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कितने दिन में होना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर, पहला क्वेश्चन पूछो, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 60 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंटमेंट करेगा। अगर वो भूल गया तो 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों भूल गए तो शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो 30 डेज में बीओडी, 90 डेज में मेंबर्स। पहला ऑडिटर कितने दिन तक टिका रहता है? फर्स्ट एजीएम तक ही टिका रहता है, उसके बाद निकाल देते, फिर वो गवर्नमेंट हो कुछ भी हो। पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर करना है और गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो फिर 180 डेज पर हर साल नया माल, हर बार नया गवर्नमेंट ऑडिटर होता है। गवर्नमेंट ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है क्या? सेम ये रीअपॉइंटमेंट हो सकता है पर उसको हर बार पूछना पड़ेगा। एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो हाँ, एक बार आप फर्स्ट एजीएम के जब अपॉइंटमेंट होगा 5 साल तक, 6th एजीएम तक। और कैजुअल वैकेंसी, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, ऐसा कुछ अगर होता है तो गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो 30 सीएनडीजी 30 डेज में, बीओडी 30 डेज में। बट अगर नॉर्मल अपनी कंपनी है तो पहले चेक करो कैजुअल वैकेंसी हुई क्यों। रेजिग्नेशन की वजह से नहीं हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, बट रेजिग्नेशन की वजह से हुई तो तुमको हाँ एजीएम के अंदर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन आए थर्ड रोटेशन। तो उसके पहले रोटेशन किसको किसको एप्लीकेबल है वो देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन किसको कंपलसरी एप्लीकेबल है? लिस्टेड को कंपलसरी एप्लीकेबल है। किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसी एंड स्मॉल को एप्लीकेबल नहीं है। बाकी किसको स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? प्राइवेट एंड पब्लिक अनलिस्टेड, इन दोनों को क्राइटेरिया है। किस चीज का क्राइटेरिया है? पब्लिक को कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर और प्राइवेट को 50 करोड़ के ऊपर, और लोन 50 करोड़ के ऊपर, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। दोनों या दोनों में से एक? दोनों में से एक। और में कंडीशंस है। अगर रोटेशन एप्लीकेबल हो गया, किधर गया, हाँ, अगर सोल प्रोप्राइटर एससी है तो कितने साल का ऑडिट चलता है? 5 साल का एक टर्म, और पार्टनरशिप फॉर्म है तो 5 साल के 2 टर्म। कॉमन पार्टनर में ट्रांसफर किया तो चलता क्या? नहीं। ये 5 या 10 साल होने के बाद क्या करना पड़ता? कूलिंग पीरियड। कितना? 5 साल का कूलिंग पीरियड, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं चलता। एप्लीकेबिलिटी, जब से कंपनीज एक्ट 2000 मतलब 13 आया, 2014 से एप्लीकेबल हुआ, नेक्स्ट डे से अप्लाई था क्या? नहीं। कितने दिन? 3 साल का टाइम पीरियड दिया था। जिनके पास ऑलरेडी 10 साल हो गए वाले हैं उन क्लाइंट को एडजस्ट करने के लिए 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया था। उसके बाद 5 साल के लिए भले अपॉइंट हो जाए तो बीच में निकाल सकते क्या ऑडिटर को? यस, रिमूव कर सकते। ऑडिटर रिजाइन कर सकता क्या? कभी भी कर सकता है, नो इशू। इसके बाद मेंबर्स रोटेशन
कंपनीज एक्ट ने तो रोटेशन बोला ही है, मेंबर भी रोटेशन बोल सकते, पर मेंबर कौन सा रोटेशन बोल सकते? फर्म के अंदर के पार्टनर्स का रोटेशन बोल सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या वही फर्म रहेंगी ऑडिटिंग, बट पार्टनर चेंज होते रहेगा। एंड दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों रूल दे रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ अगर एडिशनल देना है तो दे सकती। उसके बाद हाँ, अगर कॉमन ब्रांड के अंदर है, इसका एग्जांपल क्या दिया तुमने, EY, डेलोइट, PwC, ये सब, इनके केस में क्या होता है कि ये ब्रांड है, ये रियल में कंपनी नहीं बना सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली वगैरह इन सबके पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं, सबके की ब्रांड रखते हैं। बट अगर EY पुणे ने ऑडिट किया है, 10 साल के बाद EY दिल्ली कर सकती क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि वो कॉमन ब्रांड, भले ही पार्टनरशिप अलग है पर ब्रांड नेम एक हो गया। हाँ, रिजाइन करके दूसरे फर्म में चला गया तो चलता क्या? चलता, बट क्या नहीं, वो साइनिंग वाला नहीं चाहिए। अगर जो साइनिंग वाला है वो रिजाइन करके दूसरे फर्म में बनाया तो नहीं चल। उसके बाद अगर एक से ज्यादा ऑडिटर है, साथ में मत निकालो, बस ये तुमको ध्यान में रखने का है। ओके, फिर अपन आए थे ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 177। ऑडिट कमिटी कंपलसरी किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल, नॉर्मल, इनको एप्लीकेबल। फिर बचा कौन? पब्लिक अनलिस्टेड। पब्लिक अनलिस्टेड को बेसिकली क्या क्या चेक करना चाहिए मुझे? कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100, लोन 50 करोड़ के ऊपर, एंड ये और है और नहीं, तो ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर गलती से ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है ऑडिट कमेटी, तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर वो किसके सामने रखेंगे? मेंबर के एजीएम में, और फिर शेयर होल्डर्स ऑडिट करेंगे। बट अगर ऑडिट कमेटी है तो ये मैंने किसकी जैसा प्रोसीजर बोला था, वो मामा जी लड़की या लड़का बताते, पहले किसको बताते? मामा जी, मम्मी पापा। मम्मी पापा का अप्रूवल मिला तो लड़की को पूछो, और वो डन बोल दी, खत्म करो। और मम्मी पापा कुछ पसंद नहीं आया तो रीजंस देना पड़ता, बिना रीजन के रिजेक्ट कर सकते क्या? नहीं। और इसको रीजंस राइटिंग में होना और पसंद भी आना। अगर फिर मामा जी का रिश्ता तो कैंसिल कर दिया, फिर मम्मी पापा खुद ही कर लेंगे। तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को देंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो राइटिंग में रीजंस देना पड़ता है, और ऑडिट कमेटी फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से अपॉइंट कर सकते। ओके, जो अपॉइंट हो गया उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन अपन मंगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होनी चाहिए। चालू। ओके, अभी आगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140। तो सबसे पहले किसको डिसीजन लेना पड़ेगा रिमूव करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। उसके 30 दिन के अंदर अंदर किसको बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म एडीटी 2, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही क्योंकि सीए का मैटर है, पब्लिक एट लार्ज इंपैक्ट हो रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर्स को बुलाओ, और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन, सीए की बात चल रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, मेंबर भी आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन लगे, और उसके बाद ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होनी चाहिए। अगर रिमूवल होने का है तो रीजन क्या है भाई रिमूव करने का? तो ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अबेट कर रहा, कोल्यूड कर रहा, या फ्रॉडुलेंटली ये कर रहा, किसके साथ? कंपनी डायरेक्टर है उसके ऑफिसर के साथ। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंसर्न पर्सन ने ट्रिब्यूनल को काढ़ा करी, ट्रिब्यूनल खुद से कर सकता है, तो फिर ऐसा कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि चेंज द ऑडिटर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ट्रिब्यूनल को बोला है कि हमको हमारे हिसाब से सीए चेंज करना, तो ट्रिब्यूनल उनको एक ऑर्डर दे सकती है, 15 दिन में तुम चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑडिटर ट्रिब्यूनल ऑर्डर एंड कैन नॉट एक्ट ऑडिटर, तो अगर ट्रिब्यूनल ने निकालने लगा है फ्रॉड के केस में, तो कितने साल तक ऑडिट नहीं कर सकता? वो 5 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी सबसे पहले शेयर होल्डर्स को
एजीएम की नोटिस भेजी, कितने दिन का टाइम पीरियड रहता है? 21 क्लियर डेज का टाइम पीरियड होता है। तो शेयर होल्डर को समझ गया कि अभी एजीएम है, तो अभी क्या होगा? हाँ, तो सब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? अभी कंपनी को एक लेटर भेजेंगे, दो में से एक रीजन, एक अपॉइंट अनदर ऑडिटर, नॉट दिस ऑडिटर, एक तो हमको दूसरा ऑडिटर होना, नहीं तो ये तो नहीं चुना, तो ऐसा बोलेंगे। फिर कंपनी क्या करेगी? रिटायरिंग ऑडिटर को बोलेंगे भाई तेरे सामने ऐसा ऐसा लफड़ा होने वाला है। फिर वो क्या करेगा? रिप्रेजेंटेशन देगा ऑफ रीजनेबल लेंथ। अगर टाइम बचा है तो शेयर होल्डर को भेजेंगे, अगर नहीं बचा है एजीएम में बुलाएंगे और वो पढ़ के बताएगा। बट किसी को डाउट आया कि ऑडिटर इस राइट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो उसका राइट निकाल नहीं सकते क्या? यस, बट वो किसको बोलना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, इधर तक कोई इशू? नो इशू। सीलिंग ये अभी अपन ने देखा था। टैक्स ऑडिट कितने करने मैक्सिमम? 60, और कंपनी ऑडिट 20, और क्या नहीं आते? स्मॉल ओपीसी डॉर्मेंट प्राइवेट लेस देन 100 करोड़। अगर ऐसा हो गया, इसे एक्सीड हुआ, तो फिर तुम तो डिस्क्वालीफाई हो जाते सबसे पहले तो ऑडिटर बोल के। दूसरी चीज आईसीआई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। हाँ, ये जो होता है 60 या 20 पर सीए है या पर फर्म है? पर सीए पर पार्टनर। तो बेसिकली अगर मैं दो जगह पार्टनर हूँ, एबीसी बीसीए, हाँ दोनों मिला के 20 है, इधर 20 इधर 20, ऐसा गेम नहीं चलता। अगर गलती से एक्सीड हो गया तो क्या करना चाहिए? एक पार्टनर बना लो, लिमिट बढ़ा लो, तो ये अलाउड है। और ये जब अपॉइंटमेंट होता ना, उसके पहले ये सब गेम होना चाहिए तुम्हारा। और ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्या? यस। उसके बाद पावर्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो पावर्स देखे थे अपने को, क्या क्या पावर्स है अपने को? क्या क्या पावर है? पहला पावर राइट टू एक्सेस बुक्स। ओके, तो मैं कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता हूँ। वाउचर्स, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को भी अलाउड है। वाउचर्स चेक कर सकता है। एंट्रीज, यस। मैं डेटा मांग सकता या इंफॉर्मेशन? दोनों। डेटा तो मांग ही सकता, इंफॉर्मेशन भी मांग सकता। ओके, किसको मांग सकता? एम्प्लॉइज, ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, KMP, a person who is accustomed to act. What is person who accustomed to act mean? किसी के बोलने के ऊपर से वो काम कर रहा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था, बाजू में है। हाँ हाँ, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता क्या? ब्रांच के अलाउड है, और आउट ऑफ इंडिया ब्रांच रहा तो भी अलाउड है, ठीक है। तो तुम ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर। क्वेश्चन कर सकता हूं क्या मैं? यस, ऑडिट रिलेटेड मैटर्स के ही क्वेश्चन पूछ सकते। आप किधर रहते, कितने बजे घर को जाते, फोन नंबर, आगाऊ कामा नहीं। तो जो भी ऑडिट के रिलेटेड है वो चीजें तुम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको पूछ सकते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछ सकते क्या? यस, ऑफिसर, एम्प्लॉई, टीसीडब्ल्यू जी याद आ रहा है? तो पूछ सकते क्या? यस, किसको भी पूछ सकते, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, अगर तुमको कोई इंफॉर्मेशन देने से मना किया, अपन रोएंगे। एक तो मैं रिपोर्ट में डालूंगा, नहीं तो मैं मेंबर्स को बता दूंगा, ऐसे रोते रोते जाने का। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम की नोटिस तुमको आनी चाहिए क्या? एजीएम के अंदर तुम बकबक कर सकते क्या? है? हाँ, तो है ना, अलाउड है ना? कैसा इंसान है बे? बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, एजीएम के अंदर का इनविटेशन पे आना, मैटर कंसर्निंग टू द ऑडिटर, उसके अंदर वो बोल भी
सकता है, ठीक है। हाँ, बट ये कैसा है, राइट एज वेल एज ड्यूटी है। हाँ, 146 के हिसाब से वो ड्यूटी भी बन जाती है। अगर इनविटेशन आया है तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, बट एक कंडीशन है जब जाने की जरूरत नहीं। कंपनी अगर एग्जाम कर देती है तो तुमको अटेंड करने की जरूरत, हाँ, बट एग्जाम नहीं किया है एक, तो मैं प्रॉक्सी को भेज सकता, पर प्रॉक्सी कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। तो बेसिकली नोटिस आना उसका राइट है, पर एक बार नोटिस आई तो अटेंड करना उसका ड्यूटी है। ओके, राइट एज वेल एज ड्यूटी। तो ये 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो लिखते आना चाहिए, इवन ट्रू और फॉल्स में आया तो भी लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट्स एग्जामाइंड बाय हिम। तो अल्टीमेटली अपने को अपॉइंट कौन किए हैं, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर रिपोर्ट करना अपना किसका काम है, ऑडिटर का काम है। और ऑडिटर जब रिपोर्ट लिखेगा तो क्या लिखेगा, ओपिनियन देगा, बट टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके बेसिस पे हमको जो समझा हम बता रहे। अगर कोई चीज़ हमको बताई नहीं तो उसके ऊपर हम कमेंट करेंगे भी नहीं। और अपना ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, बस इसके ऊपर बात करेंगे। राइट टू लीन है क्या अपने पास, है भी नहीं भी। तो सबसे पहले राइट टू लीन वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। लीन क्या है, लॉफुल पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसके ऊपर अपन ने काम किया और उसके ही रिलेटेड फीस पेंडिंग है तो ही लीन कर सकते हैं। तो एक्ट पर सेक्शन 128 राइट। हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट किधर होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बेसिकली लीगली अपने ऑफिस में तो वो डॉक्यूमेंट नहीं आ सकते, तो राइट ऑफ लीन डजंट अराइज। हाँ, तो फिर सीए जो उस बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स बनाता है, सपोज कैलकुलेशंस है, वर्किंग नोट्स है, चेकलिस्ट है, तो फिर उसके ऊपर लीन रख सकता क्या, क्यों, वो अपने ही डॉक्यूमेंट्स है, अपने ही है। किसने बोला, एसेट 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसके हिसाब से ऑडिटर्स वर्किंग पेपर आर ऑडिटर्स प्रॉपर्टी। तो उसमें से कितना पार्ट देना है, कितना नहीं देना है, कितने एक्सट्रैक्ट देने हैं, ये किसका राइट है, ऑडिटर का राइट है। तो क्वेश्चन ऑफ लीन डजंट अराइज। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम क्यों लीन करेंगे। तो बेसिकली लीन राइट है भी और नहीं भी। नेक्स्ट, ड्यूटीज। तो ये तो थे पावर्स। तो ड्यूटीज सेक्शन 143 अगेन सेम। तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू एनक्वायर ऑन सर्टन मैटर्स। तो कौन से मैटर्स के ऊपर पूछना है। अभी ये मैटर्स कंपलसरी लिखने का है कि ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। अगर पूछना ही है, अगर गलत है तो लिखो, अदरवाइज चुपचाप। तो क्या क्या पूछना है अपने को, अपन ने लोन एडवांसेस किसको दिए, क्या दिए, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, जस्टिफाइबल, नॉट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द कंपनी। हाँ, सिर्फ मेयर बुक एंट्रीज नहीं होना, 31 मार्च के पहले सेल और 5 अप्रैल के पहले सेल्स रिटर्न चलता क्या, नहीं चलता। अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, शेयर्स परचेस करे और लॉस में सेल करे, लॉस में सेल करना अलाउड है क्या, अलाउड है, सिर्फ रीजंस पूछो कि भाई तुम सेल क्यों करे लॉस में। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी, जो कंपनी ने लोन दिए उसको डिपॉजिट बोल के नहीं बताना, मतलब लोन है तो लोन बताओ, डिपॉजिट है तो डिपॉजिट बताओ। पर्सनल एक्सपेंसेस इधर नहीं आना। सेक्रेटरी को रिंग दिए, डायमंड रिंग, कंपनी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में नहीं डाल सकते। हाँ, शेयर्स अगर कैश में लिए तो रियल में कैश आई क्या चेक करो, ये मिसलीडिंग नहीं होना। तो इतने मैटर चेक करना है, चेक करके अगर गलत निकला तो रिपोर्ट करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, चलते रहने। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, पर जो अपॉइंट हुआ वही साइन करना चाहिए, ठीक है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अगर तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करते समय कुछ ओपिनियन दे रहे हो जो अदर देन अनमॉडिफाइड है, मतलब एडवर्स, डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ दे रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड एविडेंसेस होने चाहिए और उसका जो भी है वो कंपनी के मीटिंग के अंदर तुमको रीड आउट करना चाहिए कि भाई हमने ऐसा ऐसा ओपिनियन दिया है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। पहले अपने इंस्टीट्यूट ने बोला था कि ऐसे इसको फॉलो करो, अभी ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है,
143 सबसेक्शन 9 कंपल्सरीली फॉलो करना है। इसके अलावा नफरा अगर कुछ देता है तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने को? नहीं, अभी शेयर होल्डर्स को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे बोलेगा? हाँ, तो जो आप तो अपने हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं, ब्रांच ऑफिस पे भी बराबर है कि नहीं, रिपोर्ट्स बराबर बना रहे कि नहीं, वो मैच हो रहे कि नहीं, एंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे कि नहीं, डायरेक्टर तो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, कोई एडवर्स रिमार्क है तो उसके रिलेटेड मेरे पास प्रूफ्स है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एक होता है आईएफएस, आईएफएस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इसका भी एप्लीकेबिलिटी अपन ने देखा था कि क्या एप्लीकेबल। आईएफएस किसको कंपलसरी एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी को कंपलसरी एप्लीकेबल है। किसको नहीं है? ओपीसी और स्मॉल को नहीं है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया किसके लिए बचा? प्राइवेट के लिए। अगर टर्नओवर 50 के नीचे एंड बोरोइंग्स 25 के नीचे तो फिर वो एग्जम्प्ट होगा। मतलब बेसिकली दोनों भी कंडीशंस रहे दो तो एग्जाम, दोनों में से एक भी टूटा एप्लीकेबल बन जाएगा। तो आईएफएस तो बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो जैसा इंटरनल कंट्रोल होता है वैसा फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर चेक करना है। तो तुमको कौन से मैटर्स चेक करने हैं? कोई लिटिगेशन मैटर तो नहीं है चालू, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है, अगर तुमको कुछ फोर्सेबल लॉसेस दिख रहे तो उसको अभी के अभी बुक करना है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो आईईपीएफ तुमको अगर लेट हो रहा है, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। कारो, कारो तो अपन 2 मिनट में देखेंगे। फ्रॉड, फ्रॉड के रिलेटेड क्या क्या देखे थे? फ्रॉड की रिपोर्टिंग, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। तो सबसे पहले फ्रॉड का क्या चेक करो? अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है या नीचे। अगर 1 करोड़ के नीचे रहा तो सबसे पहले कब बोलना? 2 दिन के अंदर अंदर बोलो। किसको बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, इनको दोनों को बोलो। क्या क्या बोलना चाहिए? नेचर, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट में आएगा या बोर्ड रिपोर्ट में? बोर्ड रिपोर्ट में आएगा, ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व या पार्टीज। पार्टीज का नाम कब लिखेंगे? एक्शन नहीं लिया तो, और एक्शन ले लिया तो नहीं लिखेंगे। अगर 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो फिर किसको बोलना? बोर्ड ऑडिट कमेटी। कितने दिन में? 2 दिन में। फिर उनसे वेट करो कितने दिन, उनके कब अगर रिप्लाई नहीं आया इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो। अगर रिप्लाई आया 15 दिन में क्या करने का? हाँ, तो अपना फ्रॉड बताएंगे, उनका क्या रीजन आया वो बोलेंगे, उनके रीजन के ऊपर अपना क्या ओपिनियन क्या है, कमेंट्स क्या है, वो उनको भेजेंगे। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उसमें लिखो कि उनका रिप्लाई नहीं आया, तो ये मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजना, एडीटी 4 फॉर्म में सब कुछ करना है। ये सिर्फ सेक्शन अपने को है या सीए सीडब्ल्यूए को भी है? सीए एंड सीएमए सबको, दोनों को एप्लीकेबल है। अगर फॉलो नहीं करे तो 1 लाख से 25 लाख की फाइन लगेगी। हाँ, फ्रॉड मैंने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो टूट गई, जो कि अपने को ऐसे 220 के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, तो एक्ट ने बोला है कि ये सेक्शन सुपरसीड करेगा कौन से भी प्रोविजंस को, तो बेसिकली तुम ब्रीच नहीं कर रहे कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद अपन आए कारो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। किसको एप्लीकेबल है? हर एक कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल, प्राइवेट। तो मुझे ये बोलो कि बैंकिंग इंश्योरेंस को क्यों नहीं? उनका अलग एक्ट है, उसमें अंदर सब कुछ होगा। सेक्शन 8 को क्यों नहीं? एंड नॉन प्रॉफिट है ना, क्यों दिक्कत दे रहे हैं इन लोग को? हाँ, प्राइवेट को एग्जाम कब होगा? 1, 1, 10, 1 कैपिटल, 1 लोन और 10 सेल्स। तो ये तीनों कंडीशन एंड में है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई हुए तो ही एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल। ओके, फिर
जो पूरे 21 पॉइंट्स है, 21 नंबर का पॉइंट सबको एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वो CFS के केस में एप्लीकेबल है। हाँ, तो ये कारो का मेमोरी टेक्निक दिया था, बिना देखे किसी को याद है। फील द CS, उड़ी बाबा, फ्रॉड निधि, रिलेटेड पार्टी निकली, IAS 2 NRC, रिजाइन करो या फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। तो फील द CS, उड़ी बाबा, फ्रॉड निधि, रिलेटेड पार्टी निकली, IAS 2 NRC, रिजाइन करो या फिर फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। F, फिक्स एसेट्स, I, L, loan given to others, L, loan under section 185 and 186, D, public deposits section 73 to 76, C, cost 148 subsection 1, yes, statutory dues, इधर तक दिख रहा था। हाँ, उड़ी का U, हाँ, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से कोई चीजें अनडिस्क्लोज थी और डिस्क्लोज हो गई सेक्शन 43। डी, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, या वहां पहले वाला जो लोन था उसमें अब कंपनी ने जिसको दिया वो उसने डिफॉल्ट किया, इसके अंदर कंपनी खुद डिफॉल्ट करे। IPO मनी, जो इनिशियली जिस पर्पस के लिए बोला है उसी के लिए यूटिलाइजेशन होना चाहिए, नहीं हुआ तो रिपोर्ट। फ्रॉड, फ्रॉड का रिपोर्टिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, अब भी देखे थे। निधि, निधि कंपनी 1:2 कैपिटल का 20 टाइम्स ही तुम डिपॉजिट ले सकते हो एंड 10% अनएनकम्बर्ड तुम्हारे होने चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे रिपोर्ट 177 188 वो सेक्शंस को फॉलो होना चाहिए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, किसको किसको निगेटिव लिस्ट दिए, किसके साथ नहीं कर सकते हैं, या रजिस्टर मेंटेन करना है, वो सब तुमको फॉलो करना पड़ेगा। IAS इंटरनल ऑडिट सिस्टम, कंपनी के प्रोपोर्शनेटली इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। कंपनी छोटी है, इंटरनल ऑडिट, कंपनी बहुत बड़ी है, इंटरनल ऑडिटर छोटा, ऐसा नहीं, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। NRC, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, हाँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन, हाँ, 192 के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। RBI रजिस्ट्रेशन सेक्शन 45IA NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो पहले सर्टिफिकेट लो और फिर काम करो। नॉन बैंकिंग का काम कर रहे हैं बट सर्टिफिकेट नहीं लिए तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। C, कैश लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर कैश लॉस है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो, क्योंकि सीरियस इशू हो सकता है या फिर गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो सकता है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। रिजिग्नेशन, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसके रीजंस क्यों क्या यहाँ पे लिखना है। फिनेंशियल रेशियोज, अगर लिक्विडिटी इश्यूज है तो रेशियोज को चेक करो, गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। ट्रांसफर, हाँ, तो अगर CSR मिनिमम 2% ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, अगर यूटिलाइज नहीं हुआ है प्रॉपर तो 3 साल के लिए सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता, हुआ कि नहीं यहाँ पे चेक करो। एडवर्स, तो CFS, जो एखादी कंपनी जिसके पूरे कारोज एक सका आए हैं तो पूरे कारोज का, ग्रुप कारोज के पूरी समरी इधर होनी चाहिए। ओके, इतना देखे थे। फिर अपन आए डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट AS1। AS1 के हिसाब से बेसिक 3 अजम्पशंस होते हैं। कौन से 3 अजम्पशंस? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो बाय डिफॉल्ट अपन अजम्पशन करेंगे कि ये सब ओके। अगर ये फॉलो नहीं हो रहे तो पहला क्वेश्चन पूछो मटेरियल है कि नहीं, अगर इमटेरियल है इग्नोर कर, मटेरियल है तो फिर तुमको चेक करना है कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी को एग्जम्प्ट किया गया है क्या। एग्जम्प्ट है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर एग्जाम नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करो। दूसरे सेक्शंस कंपनीज एक्ट छोड़ के तो तुम उस सेक्शंस को पढ़ो या उनके एक्ट्स पढ़ो, क्या बोलते हैं। उनके एक्ट बोलते क्वालिफाई करो तो क्वालिफाई करो, उनके एक्ट बोलते कुछ मत करो तो कुछ मत करो। तो ये भी याद रखो कि क्वालिफाई कर रहे या नहीं कर रहे या डिस्क्लोजर दे रहे, वो क्लियर होने दो। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था
वेज नॉन वेज का वो सिंबल होता है। वेज नॉन वेज सिंबल तुमको रोकता नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। तो डिस्क्लोजर विच इज नॉट सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन, ऐसा कोई डिस्क्लोजर देना है जिसे तुम ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे, शुड बी क्लियर दैट इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। तो हम उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे, तो वैसा क्लियर करो। एंड ऑडिटर्स ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू में अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है तो ओपिनियन पैराग्राफ में गलती से भी मत लिखो, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन आए थे ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस के ऑडिट के लिए पहले तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट किधर होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर उसका एड्रेस कुछ चेंज हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन करो, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो और फुल एड्रेस उसको दे दो। ब्रांच अगर है तो ब्रांच के वहां पे उसके रिकॉर्ड्स रख सकते क्या, यस। सिर्फ क्या होना चाहिए, पीरियडिकली मेन कंपनी को आना चाहिए। उसके बाद उसका ऑडिट कौन करेगा, अगर ब्रांच इंडिया में है तो 2 लोग कर सकते हैं ऑडिट। कौन, जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर, वही कर सकता है, या फिर नया ऑडिट रख सकते हैं, यस, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आउटसाइड इंडिया की है तो कौन ऑडिट कर सकते हैं, 2 लोग, प्रिंसिपल ऑडिटर भी कर सकता है या फिर उस कंट्री का अकाउंटेंट जो एलिजिबल टू बी एन ऑडिटर, उससे करेंगे। तो मेन प्रिंसिपल ऑडिटर जो ब्रांच ऑडिटर, उसको उसके चीजों पे भरोसा रखेगा क्या, रखना पड़ेगा, अनलेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या डाउट आता है तो। फिर ऐसे 600 के हिसाब से यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर, तो बेसिकली तुमको उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको एडवाइस देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करो, प्लानिंग दो, उसको समझाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक टाइम टेबल बना के दो, एक बेसिकली छोटे भाई के जैसा सब गाइड करो ऑडिट के केस में, जैसे तुम ऑडिट टीम को करते हो उस तरीके से। फिर अपन आए कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना, ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ का होना चाहिए, CRA 1 तो एप्लीकेबल है, करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट सबको एप्लीकेबल है क्या, नहीं वैसा नहीं, सभी कंपनी, सभी टाइप की कंपनीज को एप्लीकेबल है क्या, नहीं। रेगुलेटेड के 6 और अनरेगुलेटेड में 33, बस इतने ही है जो कवर होते, बाकी कोई भी कवर नहीं होता, ठीक है। भले ही 35 करोड़ के ऊपर गया तो कवर नहीं होता। अभी जैसे कोचिंग क्लास है, इन केस 35 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, भले ही 35 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया तो। रेगुलेटेड सेक्टर है तो टर्नओवर कितना होना, ओवरऑल 50, और कॉस्टिंग वाले जो एप्लीकेबल उनको 25, और नॉन रेगुलेटेड है तो 135, तो फिर ऑडिट करना पड़ेगा। किसको किसको एग्जाम्प्ट है, MSME को एग्जाम्प्ट है, अगर तुम्हारा सेल का 75% के ऊपर एक्सपोर्ट हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो, एंड एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का याद रखो। हाँ, कौन कॉस्ट ऑडिटर बन सकता, CA कॉस्ट ऑडिट कर सकता क्या, अबे नहीं, CMA करेगा, जो कंपनी का ऑडिटर है वही कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है। हाँ, फिर हाँ, तू जो बोल रहा है कि CA को जो जो रूल्स रेगुलेशन है सब कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल है। 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, 180 दिन के अंदर उनको कंपलसरी करना पड़ेगा हर साल। जिसको ऑडिटर बोल के अपॉइंट किए उसको एक राइटिंग में देना पड़ेगा कि मेरे आगे कोई केसेस चालू नहीं है और मैं एलिजिबल हूँ, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मेरे अगेंस्ट नहीं है, ऐसा उनको लिख के देना पड़ेगा। रिमूवल करने का है तो अपना जब CA को रिमूव कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई थी, शेयर होल्डर आए थे, स्पेशल रेजोल्यूशन था, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, सिर्फ बोर्ड डिसाइड करेंगे, निकाल देंगे, नए को अपॉइंट करेंगे, नए को अपॉइंट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमने अपॉइंट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी चीज के लिए ये नहीं करेंगे। कैजुअल वैकेंसी तो 30 दिन के अंदर ये करो। रेम्यूनरेशन ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। CA के जैसा सेम चीजें इनको भी एप्लीकेबल है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट होती है, शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो ये नहीं जाएंगे शेयर होल्डर तक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाएंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस प्रॉब्लम्स के ऊपर उनका सोल्यूशन देंगे
और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड एज अ सेम एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसा सेम उनको भी एप्लीकेबल है। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर 139 से 146 के बीच में कोई भी सेक्शन अगर फॉलो नहीं हुआ, कंपनी को 25,000 से 5 लाख तक की, ऑफिसर को 10,000 से लेके 1 लाख प्लस 1 साल की जेल फ्री फ्री फ्री। तो एक तो फाइन लगेगी या जेल होगी या दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, अगर ऑडिटर को करेगा तो ऑडिटर को जेल भी हो सकती है क्या? तो पहले तो ऑडिटर के लिए फाइन कितने, 25,000 से 5 लाख। अगर वो डेलिबरेटली करता है, नोइंगली जानबूझ के करता है, तो 50,000 से 25 लाख तक, हाँ, या फिर 8 गुना ऑफ द फीस विच एवर इज लोअर। हाँ, एंड इसके बाद 1 साल की जेल भी हो सकती है। और जितना पैसे मिला कंपनी से वो कंपनी को फीस वापस करो, और तुम्हारे वजह से जिनका जिनका लॉस हुआ उनकी नुकसान भरपाई भी करके दो, पूरी कंगाल हो जाओ। हाँ, हाँ, तो जो भी पेनल्टी है फटाफट वसूल करने का काम उनका रहेगा, वो वसूल करवा के ले लेंगे। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट था, पार्टनर्स मिलके ऑडिट करे, सपोज 5 पार्टनर है, दोनों ने पार्टनर ने फ्रॉड किए, तो फ्रॉड करने के बाद फाइन एंड पेनल्टी लग गई। लायबिलिटी कैसे, जॉइंट या सेवरल? जॉइंट एंड सेवरल। किसके लिए? फाइन के लिए 5 को जॉइंट एंड सेवरल है, बट जेल टर्म के लिए तो जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको ही रहेगा, बाकी लोगों को नहीं है। फाइन के लिए सब लोग, जेल के लिए जो फ्रॉड करे उनके लिए। हाँ, बस अभी राय मिल रहा नहीं, वो ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स, तो जॉइंट ऑडिट एक्सपर्टीज मिलती है, बाकी हो गया। हाँ, यहाँ पे वो कौन से इसमें से हाईलाइट किया वो नहीं पता। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ थी बेसिकली, कि जो भी काम है डिवाइड करके लो, उसके ऊपर साइन लो, जिसने जिसका काम है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। कॉमन एरियाज के लिए सब लोग, तो कुछ 6 चीज़ें हैं जहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कब कब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाओ उस पेज में। वर्कलोड डिवाइड नहीं करे, लॉ नहीं फॉलो करे, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे, एएस फॉलो नहीं करे। हाँ, डिसीजन सब साथ में मिलके करें। एक पर्टिकुलर का काम था, सबको बताया, और सबको बताने के बाद सब लोग एग्री हुए तो भी, तो ये 6 केसेस में कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है, बाकी किसी में कॉमनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऑडिट रिपोर्ट देते समय ओपिनियन, 2 ऑडिट रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे। अगर मेजॉरिटी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो लगा उसको ऑडिट रिपोर्ट दे देना, पर हर एक इस ऑडिट रिपोर्ट में दूसरे का रेफरेंस रहना, इसका। ओके, दैट्स इट अबाउट कंपनी ऑडिट।